I'm Dr. Abha Kumari. In this video, I am going to teach you International Promotion Strategy, that is Unit 4. At first, the meaning. Meaning of International Promotion Strategy. International promotion is the promoting the business internationally or worldwide, or its marketing carried out by the companies in overseas or across national border lines. In Hindi, अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपने प्रमोशन की प्रक्रिया प्रमोट करते हैं। कहां पर प्रमोट करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे वर्ल्ड वाइड में अपने मार्केटिंग को हम वर्ल्ड वाइड तक पहुंचा देते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन से समझा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल प्रमोशन स्ट्रैटेजीज, विशेषताएं। इंटरनेशनल प्रमोशन स्ट्रैटेजीज में इन सारी बातों का समावेश होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? मल्टीलिंगुअल एडवर्टीजमेंट। सेकंड, wider platform for all the products and services. Third, wider brand awareness through different medias like internet, magazine, TV and radio. Next, advertisement campaigns on large scale, conducting charitable contribution. अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने वस्तुओं और सेवाओं का प्रमोशन करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करना चाहते हैं, तो उसमें किन किन बातों का समावेश होना चाहिए? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? वो कैसा होना चाहिए? हमारी जो एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन है, वो मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, यानी बहुभाषी विज्ञापन होना चाहिए। ओब्वियसली जब हम एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो हमारी जो विज्ञापन की प्रक्रिया होगी वो हर देश की अलग अलग भाषाओं के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें एक दूसरे से कनेक्ट करती है। वाइडर प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और ये हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए एक विस्तृत मंच प्रदान करती है। वाइडर ब्रांड अवेयरनेस थ्रू डिफरेंट मीडियाज, और डिफरेंट मीडिया जिसमें इंटरनेट, मैगजीन, टीवी, रेडियो आती है, इससे हमें ब्रांड अवेयरनेस मिल जाती है। एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स ऑन लार्ज स्केल, और हमारे जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स है उनके लिए विस्तृत स्तर पर ये क्या करती है? हमें संचालन प्रदान करती है। कंडक्टिंग चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, यानी हमारे धर्मार्थ योगदान जो है वो भी इससे प्रदान हो जाती है। बहुत सारे हम देखते हैं, बहुत सारे कंट्री में बहुत धर्मार्थ आयोजन होती है, यानी रिलीजियस जो आयोजन होती है, उसमें भी हम जाकर अपने वस्तुओं का क्या कर सकते हैं? प्रमोशन कर सकते हैं, उसमें योगदान दे सकते हैं। नाउ the next point is method of international promotion. There are two methods of international promotion. First one is below the line promotion. Second one is above the line promotion. Below the line promotion यानी promotion line के नीचे, और above the line promotion यानी promotion line के ऊपर। Below the line promotion consists public relation, sales promotion, sponsorship, direct sales. And above the line promotion consists TV, radio and cinemas, newspapers, द वेब एंड सोशल मीडियाज। बिलो द लाइन प्रमोशन में हम जनता से रिलेशन यानी संबंध स्थापित करते हैं, सेल्स प्रमोशन विक्रय संवर्धन करते हैं, स्पॉन्सरशिप यानी प्रायोजन करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया में क्रिकेट बहुत ही फेवरेट गेम है, तो क्रिकेट जब होती है और मैच होती है तो आप देखते हो कि जो कंपनी उसका स्पॉन्सरशिप करती है वो पूरे स्टेडियम में अपने प्रोडक्ट का क्या करती है? मार्केटिंग करती है, वो एडवर्टीजमेंट करती है। पूरे स्टेडियम में वो अपने गुड्स और सर्विसेज जो भी रहे उसका प्रमोशन करती है। क्यों करती है? क्योंकि एक साथ इतने बड़े जो क्राउड है वो उनके सामने, नजर के सामने आ जाएंगे। तो स्पॉन्सरशिप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट, डायरेक्ट सेल्स, या फिर हम डायरेक्ट सेल्स पे प्रत्यक्ष रूप से ही क्या कर सकते हैं? बिक्री कर सकते हैं। अबव द लाइन प्रमोशन, अगर प्रमोशन लाइन के ऊपर जाना है तो हमें क्या माध्यम मिल जाती है? टीवी, रेडियो और सिनेमा के थ्रू हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पे कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, और सोशल मीडिया में जितने भी हमारे टूल्स हैं वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं? अपना सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं। Now the importance of international promotion. Importance means महत्व। अंतरराष्ट्रीय संवर्धन से क्या महत्व मिलती है, यानी क्या क्या फायदे हैं? तो these are the importance of international promotion. First one is increase sales. Second one is attract new customers. Next, encourage customer loyalty, create awareness, remind potential customers, encourage new customers,
encourage brand switching and position of product. अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम संवर्धन करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हमारी सेल्स में क्या होती है, वृद्धि होती है। सेल्स में वृद्धि होगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट में भी वृद्धि हो, प्रॉफिट बढ़ेगी तो कस्टमर का क्रिएशन भी ज्यादा होगा, डेवलपमेंट की ओर जाएगी कंपनी। नेक्स्ट, अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो डोमेस्टिक मार्केट में तो हम कस्टमर का क्रिएशन कर ही चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे कस्टमर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और नए कस्टमर बन जाते हैं। इनकरेज कस्टमर लॉयल्टी, और कस्टमर अगर एक बार बन जाते हैं तो वो हमारे प्रोडक्ट के लिए लॉयल हो जाते हैं, फिर बार बार वो हमारे प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं, तो इसमें इंकरेजमेंट मिलती है। फिर क्रिएट अवेयरनेस, इससे हमें जागरूकता का भी सृजन होता है। रिमाइंड पोटेंशियल कस्टमर, और जो पोटेंशियल कस्टमर है, मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूं, देयर आर टू टाइप ऑफ कस्टमर, फर्स्ट वन इज रियल कस्टमर एंड सेकंड वन इज पोटेंशियल कस्टमर। रियल कस्टमर वो है जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, और पोटेंशियल कस्टमर वो है जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज तो नहीं करते हैं लेकिन भविष्य में परचेज करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं वो पसंद कर रहे हैं, तो उन्हें बार बार हमें ये क्या करती हैं, रिमाइंड उनको हम करवा सकते हैं। तो ये हमें फायदा मिलती है किस पॉलिसी से, इंटरनेशनल प्रमोशन स्ट्रैटेजीज से। इनकरेज न्यू कस्टमर, और हमारे न्यू कस्टमर भी इससे क्या होते हैं, इनकरेज होते हैं। इनकरेज ब्रांड स्विचिंग, और हमारी जो वस्तु है वो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब प्रूफ हो जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो वो ब्रांड बन जाती है। तो हमें ब्रांड स्विचिंग करने के लिए, इंटरनेशनल प्रमोशन करने की बिल्कुल आवश्यकता होती है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, पोजीशंस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी हमें देखना होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, यानी हमें वो पोजीशन से क्या करती है, अवेयर करवाती है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस रहा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज चैलेंजेस ऑफ पब्लिक रिलेशन। दिस आर द चैलेंजेस ऑफ पब्लिक रिलेशन। अगर हम जनता से संबंध स्थापित करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी बहुत तरह की चुनौतियां हैं। जैसे ही हम कह सकते हैं कि चुनौती के बिना कोई भी काम संपन्न नहीं हो सकती है, तो इसमें भी हमें चुनौतियों को तो फेस करना ही होगा। तो दिस आर द चैलेंजेस। फर्स्ट वन इज डिफरेंस इन लैंग्वेज, भाषा में क्या होती है, अंतर होती है। डिफरेंस इन लॉ, लॉज में यानी कानून में डिफरेंस होती है। डिफरेंस इन कल्चर, संस्कृति में भी भिन्नता होती है। अगर एक देश से दूसरे देश में हम विक्रय करने के लिए गए तो हर देश की अपनी अपनी क्या होती है, भाषा होती है। तो लैंग्वेज एक ऐसा ही मीडियम है जिससे कि कनेक्टिविटी तुरंत बढ़ जाती है। तो ये कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें उस पर काम करना चाहिए और वो चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए कि जिस देश में हम बिजनेस करने गए हैं वहां के लैंग्वेज को हम अपने आप में समावेश करेंगे। तो पहला चैलेंज क्या हो गया, लैंग्वेज प्रॉब्लम। दूसरा, डिफरेंस इन लॉ, हर देश की अपनी अपनी लॉ होती है, तो जिस देश में हम बिजनेस करने गए हैं वहां के लॉ की अच्छी प्रकार से जानकारी होनी चाहिए। डिफरेंस इन कल्चर, हर देश की अपनी अपनी कल्चर होती है, संस्कृति होती है। तो ये जो हर देश की संस्कृति या कल्चर में जो डिफरेंस होती है ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज है। तो इसके बारे में भी क्या होनी चाहिए, जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट, पर्सनल एथिकल डिसीजन, व्यक्तिगत रूप से नैतिक निर्णय लेना होता है। रिलेशनशिप विथ क्लाइंट्स, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लॉयल्टी टू ऑर्गेनाइजेशन, कितने लोग जो हैं, बाहर वाले लोग हैं, वो हमारे संगठन के लिए लॉयल हैं, ये भी एक चैलेंज है। पब्लिक एंड सोसाइटी, जो वहां के पब्लिक हैं, वहां की सोसाइटी है, वो कितना उनका कॉपरेशन मिल रहा है, ये भी एक चैलेंज है। काउंसलर रोल, हमें परामर्शदाता के रूप में क्या करना पड़ता है, अपना रोल निभाना पड़ता है। सीक्रेसी एंड ओपननेस, बहुत सारी बातों को हमें गोपनीय रखना पड़ता है और बहुत सारी बातों को हमें खुला छोड़ देना होता है। तो ये भी एक चैलेंज है कि कितनी बातों को हम सीक्रेट रखें और कितनी बातों को ओपननेस रखें ताकि कोई किसी प्रकार का डार्क में न रहे। एंड द लास्ट वन इज डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया ऑल्सो अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर पब्लिक रिलेशन। Now the importance of public relation. अब ये पब्लिक रिलेशन से हमें क्या फायदा होने वाली है, बहुत फायदे होती है। क्या होगी सबसे पहले, द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक रिलेशन इज व्हाट, बिल्ड अप द ब्रांड इमेज। सेकंड, इट्स अपॉर्चुनिस्टिक। थर्ड, प्रमोट ब्रांड वैल्यूज। फोर्थ, स्ट्रेंथन कम्युनिटी रिलेशन। यानी
पब्लिक रिलेशन से हमें क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम पब्लिक रिलेशन करते हैं तो ये हमें बिल्डअप करता है, क्या करने से, ब्रांड इमेज, हमें ब्रांड इमेज बनाने में ये हमें प्रमोट करता है। इट्स अपॉर्चुनिटीज, ये हमें अवसर प्रदान करता है। प्रमोट ब्रांड वैल्यूज, हमारे ब्रांड वैल्यूज को ये क्या करेगा, प्रमोशन करेगा। स्ट्रेंथन कम्युनिटी रिलेशन, और वहां की जो कम्युनिटी है उसके साथ रिलेशन स्टैब्लिश करने में ये काफी हमें सहयोग प्रदान करता है। नाउ नेक्स्ट, सेल्स लिटरेचर ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, अर्थात अंतरराष्ट्रीय विपणन से संबंधित विक्रय साहित्य। साहित्य से नाम से ही पता चलता है कि किसी न किसी प्रकार का रिटन डॉक्यूमेंट्स होगा। नाउ what is the meaning of sales literature? Sales literature is the written material distributed by the company to the potential audience. मैं पहले ही बताई कि लिटरेचर का मतलब क्या हो गया, रिटन मटेरियल। सेल्स लिटरेचर इज व्हाट, रिटन मटेरियल, एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ कंपनी, कोई भी कंपनी के द्वारा यह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अपने पोटेंशियल ऑडियंस यानी पोटेंशियल कस्टमर को। अपने पोटेंशियल कस्टमर को हम रिटन फॉर्म में जो अपनी कंपनी के रूल्स रेगुलेशन और अपने प्रोडक्ट के बारे में सारे डिटेल्स को प्रेजेंट करते हैं, वही हमारा सेल्स लिटरेचर हो जाता है। ऑल दिस आर यूज्ड बाय द फर्म इन इट्स सेल्स प्रमोशन, और ये हम क्यों करते हैं, सिर्फ एक ही टारगेट है, क्या, हमें सेल्स प्रमोशन करना है। ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बारे में जानेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा प्रमोशन क्या होगा, सक्सेसफुल होगा और सेल्स भी इंक्रीज करेगा। दे आर ऑल्सो नोन एज मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इसे हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं, यानी ये हमारा विपणन संवहन का काम करता है। या फिर कोलेटरल, अनदर टर्म यूज टू रेफर टू सेल्स लिटरेचर। सेल्स लिटरेचर के एक और नाम से जानते हैं कोलेटरल, यानी ये एक के बदले दूसरा हमें फायदे पहुंचाते हैं। Now, these are some example of sales literature. First one, booklets, brochures and catalogs, charts, data sheets, price list, press clipping and release, testimonial from customer, case studies, white papers, PowerPoint presentation, website, newsletter and reference list. Now the last topic of this video is what? Trade fairs and exhibition for international marketing. यानी व्यापार मेला और प्रदर्शनी किस स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय विपणन में जब हम प्रदर्शनी मेला लगाते हैं तो उसकी क्या फायदा, ये भी एक टूल्स है। किस चीज के लिए, प्रमोशन के लिए, सेल्स प्रमोशन के लिए, ये भी हमारी एक स्ट्रैटेजीज टूल है, तो हमें इसके लिए भी रणनीति बनाना चाहिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन, लेट्स डिस्कस। ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशंस plays an important role not only in domestic market but in international marketing too, by bringing potential buyers and supplier manufacturers in contact and imparting information about the relevant development around the world. व्यापार मेला एवं प्रदर्शनी का भूमिका, महत्वपूर्ण जो भूमिका है, कौन सा रोल, इंपॉर्टेंट रोल, न केवल घरेलू बाजार में बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्या पाने के लिए, ये ब्रिंगिंग, यानी हम पाते हैं, क्या पाते हैं, पोटेंशियल बायर, यानी हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर होंगे, सप्लायर से हो जाती है, मैन्युफैक्चरर से होती है, उनसे कांटेक्ट हो जाती है, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाती है। तो ट्रेड फेयर्स इज अ बिगेस्ट टूल फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रमोशन स्ट्रैटेजीज। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, देयर आर टू टाइप ऑफ फेयर्स एंड एग्जीबिशन। फर्स्ट वन इज जनरल और हॉरिजेंटल फेयर एंड एग्जीबिशन, सेकेंड वन इज स्पेशलाइज्ड और वर्टिकल फेयर्स एग्जीबिशन। जनरल यानी साधारण और स्पेशलाइज्ड यानी विशिष्ट। जनरल और हॉरिजेंटल फेयर्स एग्जीबिशन कंसिस्ट ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, आइदर इट शुड बी कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स, एंड स्पेशलाइज्ड और वर्टिकल फेयर एग्जीबिशन कंसिस्ट सोलो एग्जीबिशंस एंड कंपनी एग्जीबिशन। नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जनरल एग्जीबिशन यानी साधारण मेला होगी, वहां पर सभी प्रकार का, ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, जितने भी प्रकार के वस्तु हैं उसका एक जगह क्या होगा, जमावड़ा होगा। तो चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो या फिर औद्योगिक उत्पाद हो, तो कंज्यूमर गुड्स हो या इंडस्ट्रियल गुड्स है, सब एक जगह ही, एक ही प्रदर्शनी मेला में अगर हैं तो उस तरह के प्रदर्शनी मेला, व्यापार मेला को कौन सा कहते हैं, जनरल फेयर्स एंड एग्जीबिशन, साधारण व्यापार मेला। बट
स्पेशलाइज्ड एंड वर्टिकल फेयर एग्जीबिशन, यहाँ पर नाम से ही स्पेशलाइज यानी स्पेशलिटी है, वहां पर किसी न किसी की विशिष्टता है। तो जैसे हम देखते हैं कभी ऑटो ट्रेड फेयर्स होती है, तो अगर ऑटो ट्रेड फेयर्स हो रही है तो वहां पर दूसरे गुड्स का एंट्री नहीं, दूसरे गुड्स से रिलेटेड कंपनी नहीं आ सकती, उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेशन करेंगे, वही कंपनी करेंगे जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो इसमें हम देखते हैं सोलो एग्जीबिशन, इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज होती है। एंड कंपनी एग्जीबिशन इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एक्सपोर्टिंग फर्म, जो एक्सपोर्टिंग फर्म है उनके द्वारा अगर ऑर्गेनाइज की जाती है व्यापार मेला तो वो कंपनी एग्जीबिशंस में आती है। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेयर्स एंड एग्जीबिशन, व्यापार मेला की क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहला देखेंगे हम लोग कि इसका क्या उद्देश्य है। पहला, टू फाइंड द प्रोस्पेक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट्स, यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमें अपने प्रोस्पेक्ट यानी पॉसिबिलिटी को देखना है कि हम कहां पर हैं। नेक्स्ट, टू डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म मार्केट, अगर हमें लॉन्ग टर्म मार्केट में सर्वाइव करना है, डेवलपमेंट करना है, तो हमें ये फेयर एंड एग्जीबिशन बहुत बड़ा हमें हेल्प करता है। टू स्टडी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये हमें कॉम्पिटिटिवनेस की क्या करती है, जानकारी देती है कि हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज किस स्तर पर है और दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में वो किस पोजीशन पे है। टू ऑफर एन अपॉर्चुनिटी टू द कस्टमर टू मेक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट प्रोड्यूसर्स एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है किसके लिए, कस्टमर के लिए, और उनके लिए क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है। एक ही जगह पर वो कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, किसके बीच, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स या फिर प्रोडक्ट कि किसमें क्या पॉजिटिविटी है और किसमें क्या नेगेटिविटी है, ये सारी बातों की जानकारी एक ही फेयर्स एंड एग्जीबिशन में मिल जाती है, किनको, कस्टमर को। तो ये इनके लिए एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाती है। नेक्स्ट, टू मोटिवेट ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल नॉलेज, और फेयर एंड एग्जीबिशन से हमें टेक्निकल अपग्रेडेशंस के बारे में भी जानकारी मिलती है, तो ये हमें मोटिवेट करती है। टू नो द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोड्यूसर्स, तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी एक्सपीरियंस की भी क्या होती है, जानकारी होती है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, टू प्रोवाइड द कंज्यूमर्स इंफॉर्मेशन पर्सनली अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, एंड इफ अ प्रोडक्ट हैज मोर देन वन यूज इट शुड बी एग्जिबिटेड। एक ही जगह पर हमें इतने कस्टमर आ जाते हैं और उनसे हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देने की हमें प्लेटफॉर्म मिल जाती है, हम उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनली उनसे हम बातचीत कर सकते हैं, उन्हें जानकारी दे सकते हैं अपने नए उत्पाद के बारे में, या फिर ऐसा कुछ चीज है जो कि हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू नहीं कह सकते हैं, तो एग्जीबिशंस के थ्रू हम उनको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। टू एग्जिबिट द हेवी प्रोडक्ट्स, हेवी प्रोडक्ट जो भारी उत्पाद होते हैं उनको डोर टू डोर सेलिंग नहीं कर सकते ना, डोर टू डोर प्रमोशन भी किया जा सकता है, तो उसका एक ही प्लेटफॉर्म है ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन, वहीं पर हम उसको प्रदर्शनी कर सकते हैं और अपने कस्टमर को उसकी पॉजिटिविटी से जानकारी प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू ओपन पाथ फॉर कमर्शियल एग्रीमेंट, और कभी कभार हम देखते हैं कि ट्रेड फेयर्स के ही थ्रू वहां पर हमें अनेकों व्यापारिक समझौते भी हो जाते हैं, तो ये हमें एक पाथ यानी हमें पथ प्रदर्शन करती है व्यापारिक समझौतों के लिए। टू मेक एग्रीमेंट ऑफ कलेक्टिव एडवेंचर, और ये समझौते हमें कलेक्टिव एडवेंचर प्रदान करते हैं। टू प्रेजेंट प्रपोजल ऑफ फॉरेन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और ये हमें विदेशी वित्तीय सहयोग से भी क्या करती है, प्रस्तावित करती है। नेक्स्ट, टू शो द पिक्चर्स ऑफ progress achieved in one country in various fields before the foreign consumer and producer, जितने भी हमारे विदेशी ग्राहक हैं या फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके सामने हम अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो अचीवमेंट है, प्रोग्रेस अचीव, उसका पिक्चर को क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें हम अपने ट्रेंड के बारे में दिखला सकते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज मोड ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी हम ये ट्रेड फेयर्स में किस रूप से सहभागी हो सकते हैं, तो किन किन विधियों से हम उसमें सहभागी हो सकते हैं। तो सबसे पहले सेल्फ पार्टिसिपेशन, इनवाइटेड पार्टिसिपेशन और पार्टिसिपेशन विद गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन सपोर्ट, यानी हम स्वैच्छिक हम वहां पर जाकर क्या कर सकते हैं, सहभागी हो सकते हैं, या फिर इनवाइटेड यानी हमें आमंत्रित किया गया है, निमंत्रण दिया गया है, तो हम इनवाइटेड पार्टिसिपेशन हो जाएंगे, वहां सहयोग देंगे। और फिर पार्टिसिपेशन विद गवर्नमेंट, यानी हम गवर्नमेंट के थ्रू ही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशन से, किसी संस्था के सहयोग से हम उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। तो ये हुई ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन।
ये हमारा यूनिट 4 का इंटरनेशनल प्रमोशन स्ट्रैटेजीज का वीडियो था, जो कि मैंने आपको डिटेल में इसको पूरा कंसिस्ट कर दिया। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी वो होगा यूनिट 5 से इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। थैंक यू।